धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 2 दिनों से अगर आप लोग ट्विटर पे हैं तो देख रहे होंगे कि वहां पर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं अनुपम खेर। जी हां, वही अनुपम खेर जो अभी तक एक फिल्म अभिनेता हुआ करते थे, फिल्म एक्टर हुआ करते थे और वर्तमान समय में जब से 2014 से सत्ता आई है तो भक्त बनकर बैठे हैं और गुणगान करने में भजन मंडली की तरह अपने काम में लगे रहते हैं। वही अनुपम खेर ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। तो पहला सवाल ये कि क्यों ट्रेंडिंग में बने हुए हैं, और दूसरा सवाल ये, क्या अनुपम खेर ने जिस तरीके की भाषा का ट्विटर पे इस्तेमाल किया है, क्या वो अपने आप को अमित शाह समझने लगे हैं? अमित शाह ने भी कुछ इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया था, वो भी आपके सामने रखूंगा। तो खबर को 2 हिस्से में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे लगता है खबर की शुरुआत करें उससे पहले बॉलीवुड के 2 गानों पर आपकी नज़र डलवाना चाहता हूं। पहला गाना है कि जब से मैं ज़रा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, यानी कि बदनाम होके भी नाम होता है। दूसरा गाना खलनायक फिल्म का संजय दत्त पे फिल्माया गया, जिसमें कहा गया कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, यानी कि खलनायक होने के बाद भी वो अपने आप को नायक समझ रहा है। लगता है आज की जो सत्ता केंद्र में बैठी हुई है या और बहुत सारे राज्यों में भाजपा की बैठी है, वो इसी फार्मूले पर, इन्हीं गानों के आधार पर काम कर रही है। यकीन नहीं आ रहा, एक तस्वीर आपके सामने रख देता हूं जो लंदन से आई थी। वहां पर प्रसून जोशी, नाम नहीं जानते प्रसून जोशी का, बहुत बड़ी शख्सियत है साहब, बहुत कविताएं लिखती हैं। उस दिन उन्होंने कविता लिख के पढ़ के सुनाई थी नरेंद्र मोदी को, बड़े कसीदे पढ़े थे, साहब कहाँ से आती हैं आपके अंदर ये फ़कीरी, ये तक पूछ लिया था। ऐसी फ़कीरी ऊपर वाला सबको दे दे। तो उस पर जवाब दिया था नरेंद्र मोदी ने कि मैं रोज़ाना जो है कई किलो गालियां खाता हूं। यानी कि नरेंद्र मोदी को भी पता है जिस दिन लोग गालियां देना बंद कर देंगे उस दिन उनका हाल लाल कृष्ण आडवाणी जैसा हो जाएगा। जैसे आज लोग लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में ना अच्छा कहते हैं ना बुरा कहते हैं, लोग भूल भी गए कि वो हैं या नहीं हैं। और इस कोरोना के दौर में जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, कोई किसी तरीके की चर्चा उनकी नहीं है। लेकिन इनको पता है कि चर्चा में कैसे रहना है, गाली खा के ही रहने की शायद इनको आदत बन गई है। ये पूरे इनके तमाम लोगों का हाल हो गया, इसलिए हमेशा इस तरीके की बातें करते रहते हैं कि लोग इनको गालियां दें। अब क्यों गालियां दें और क्यों गालियां खा रहे हैं अनुपम खेर, इसकी तरफ चलते हैं। मुझे लगता है आपको ये भी बताया जाए कि अनुपम खेर क्यों गालियां खा रहे हैं, उससे पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर किस लिए गालियां खा रहे हैं। तो देश के जाने माने पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, बड़े पत्रकारों में उनका नाम शुमार किया जाता है। आजकल आपको पता ही है देश में पत्रकार बचे ही कितने हैं, भोपू मीडिया तो बहुत सारा है और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की फौज खड़ी है, लेकिन उनको पत्रकारों में शुमार नहीं किया जाता है। वो एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके लिखते हैं कि 60 के दशक में पैदा हुए बच्चे के तौर पर मैंने देखा कि भारत ने किस तरीके से 3 बड़े पूर्ण युद्धों का सामना कर रहा। आपने देखा ना, चाइना से हुआ, पाकिस्तान से हुआ, फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उस दौरान युद्ध हुआ। 3 बड़े पूर्ण युद्धों का हमने सामना किया, हमारे देश ने सामना किया। इसके अलावा भोजन का अकाल था हमारे यहाँ, आपको बताया लाल रंग का गेहूँ बाहर से आता था, खाने को नहीं मिलता था, बड़ी दिक्कतें होती थी, उसका वो जिक्र कर रहे हैं। कई सारी आपदाओं को भी देखा, तो बहुत सारी आपदाएं भी आई, जैसे हमने देखा होगा इंदिरा गांधी ने तपेदिक की बीमारी को निपटाने के लिए पूरा एक अभियान लॉन्च कर दिया था, पूरा एक टीकाकरण लॉन्च कर दिया था। तो तमाम चीज़ें का वो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को कभी गायब नहीं देखा। जिस तरीके से आज भारत सरकार किसी तरीके के कोई एक्शन में नज़र नहीं आ रही है, वो गायब है, ऐसा कभी नहीं देखा है। वो कोरोना काल का जिक्र कर रहे हैं, कॉल किसी को कर नहीं सकते हैं, किसी तरीके का कोई नियंत्रण कक्ष कहीं बना हुआ ही नहीं है, किसी से जाके मिल नहीं सकते हैं अगर किसी को कोई मदद की ज़रूरत है, और कोई जवाबदेह नहीं है। बस ये ट्वीट उनका करना था। महीनों से किसी कोने में खामोशी से पड़े हुए हैं, अनुपम खेर जिंदा हो गए, उन्हें लगा अरे वाह, इस ट्वीट को मैं रीट्वीट करता हूं, मुझे गालियां पड़ेंगी, मेरी टीआरपी बढ़ेगी, जाके दरबार में हाजिरी लगाऊंगा कि पहले आपने एफटीटीआई का मुझे चेयरमैन बना दिया था, मैंने छोड़ दिया था, मुझे मजा नहीं आया, आपकी सरकार भी दोबारा बन चुकी है, भक्ति में मैं पूरा लगा पड़ा हूं, तो हो सकता है दूसरी जगह मुझे कहीं से ढंग की जगह चिपका दीजिए, हो सकता है प्रसून जोशी की जगह पे ही चिपका दीजिए। मैं भी प्रसून जोशी से अच्छी कविताएं लिखने लग जाऊंगा, पूछने लग जाऊंगा कि साहब के अंदर ये फकीरी कहां से आती है। तो इन्होंने शेखर गुप्ता की ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। रीट्वीट करते हुए जो कुछ लिखा, उसी के चलते पिछले 2 दिनों से जो है ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, हालांकि ट्रोल हो रहे हैं ये कहा जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि राम कसम बड़ा नाम हो गया, ज़रा सा बदनाम होते और नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो ये लिखते हैं कि आदरणीय शेखर गुप्ता जी, इस तरीके से करके लिखा है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया आपके स्टैंडर्ड के मुकाबले, यानी कि आपके स्टैंडर्ड से भी कुछ ज़्यादा ही हो गया। कोरोना एक विपदा है पूरी दुनिया के लिए, लिखते हैं उसमें, हमने इस तरह की महामारी का सामना नहीं किया है कभी, सरकार की आलोचना ज़रूरी है, ये कहते हैं, उस पर तोहमत लगाइए, पर इससे जूझना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में आके जो लिखा उसके चलते बवाल मच गया। लिखते हैं, पर घबराइए मत,
आएगा तो मोदी ही। जी हाँ, उनका ये लिखना, इसके बाद से जय हो भी उन्होंने लिखा, आएगा तो मोदी ही जय हो, और इसके बाद उनको ट्रोल किया जा रहा है, और वो भी मस्ती से ट्रोल हो रहे हैं। भाई नाम तो हो ही रहा है, गालियाँ मिल रही है, वो बदनाम हो रहा हो आदमी, नाम तो हो ही रहा है, बड़े ही खलनायक बन रहा हो, लेकिन फिर भी चर्चाओं में तो बना हुआ ही है। अब यहाँ बात कर लेते हैं खबर के दूसरे हिस्से में कि आखिर अमित शाह से कैसे तुलना की जा सकती है। तो ये मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ, अमित शाह की ये खबर है। ये बयान इन्होंने 11 सितंबर 2018 को राजस्थान में उस समय दिया था जब राजस्थान में चुनाव चल रहे थे। आपको पता है 2018 में चुनाव हुए, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, 165 सीटों वाली पार्टी 75 सीटों पे उतर गई। लेकिन यहाँ भी जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा अमित शाह इतने का टारगेट, 175 पार का टारगेट, जैसे आजकल बंगाल में चल रहा है 200 पार का टारगेट, स्टाइल है ना, हेडलाइन बना देते हैं ये। तो 11 सितंबर 2018 की खबर है, राजस्थान के जयपुर में अमित शाह ने कहा था, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि अखलाक मरा तो भी हम जीते। उन्हीं के भाषा में बोल रहा हूँ ये, कि अखलाक कांड हुआ उसके बाद भी हम जीते, अवार्ड वापसी हुई उसके बाद भी हम जीते, और भाजपा अंगद का पैर है, उसको डिगाना, उसको हटाना आसान नहीं है, कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। तो ठीक उसी तरीके की टोन लगता है अनुपम खेर ने बोली है कि घबराइए मत, आएगा तो मोदी ही। ये जो टोन है ये दिखाती है कि दोनों की एक जैसी टोन नज़र आ रही है। जैसे अमित शाह ने उस वक्त बोला था, वैसे ही आज अनुपम खेर भी बोल रहे हैं। नोटबंदी के दौरान लोग मर गए हों, गुजरात दंगों के दौरान लोग मर गए हों, मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान लोग मर गए हों, दिल्ली दंगों के दौरान लोग मर गए हों, लेकिन ये जीतते हैं। और अब जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव होगा तो उसके बाद ये कोरोना को लेकर जितना हंगामा मचा पड़ा है ना, अगर ये जीत गए तो ये भी तमाम ख़त्म हो जाएगा। और मीडिया और तमाम लोग ये कहने लगे, भैया कुछ भी हो, जीतता तो भाजपा ही है, जीतती तो भारतीय जनता पार्टी ही है, और जो जीते वही सिकंदर। अब ये पूछने वाला नहीं है इस देश के अंदर कि कोई कैसे जीत रहा है। एक ज़माना था अगर कोई ये कहता था कि जो जीते वही सिकंदर, तो लोग कहते हैं सिकंदर बना कैसे, इसका भी पता होना चाहिए, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल गया, खलनायक नायक हो गए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।